हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल्स के बारे में। क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट हैं, ईमेल पे ऐसे मैसेज हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोगों की रिफ्यूज़ल आई है। तो हमने ये सोचा कि अकेले अकेले हम अगर रिप्लाई करेंगे या मैसेज करेंगे तो हमें इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे 3 रीज़न के बारे में। सबसे पहले है कि रिफ्यूज़ल क्यों आ रही है। दूसरा, अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं। तीसरा, इन केस आप रीअप्लाई करते हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले इन केस आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करवाना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना कनाडा का प्रोसेस करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि काफ़ी ऐसे एप्लीकेंट हैं यहाँ पे जिन्होंने ये कहा कि जो हमारी रिफ्यूज़ल है वो 3 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर, यानी 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर हमारी रिफ्यूज़ल आ गई। और ये ऐसा 1-2 नहीं है, कम से कम 10 से 12 लोगों के मैसेज हैं जो यही कह रहे हैं कि हमारी जो रिफ्यूज़ल है वो काफ़ी जल्दी आ गई। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न को जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा जिससे आपको ये पता लगे कि आपकी रिफ्यूज़ल आ क्यों रही है या क्या रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादा रिफ्यूज़ल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूल्स की। पहले क्या था, 2022, 23, 24 में काफ़ी लोगों के वीज़ा आए कनाडा को लेके, और ऐसी प्रोफाइल पे भी वीज़ा आए जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी कम थे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फंड कम था, है ना, पर्पस कम था, एम्प्लॉयमेंट को लेके भी डॉक्यूमेंट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो वहाँ पर भी वीज़ा आए, काफ़ी लोगों के वीज़ा आए। वहाँ पर क्या था, लीनियंट प्रोसेस था, यानी कि कनाडा इतना ज़्यादा सोच नहीं रहा था और वो वीज़ा दे रहा था। आज की डेट में यानी कि 2025 में जो कनाडा का प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से अब लोगों की रिफ्यूज़ल आ रही है। होगा क्या, जब वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को बार बार देखेगा तो वहाँ पे अगर आपने एक गलती भी की होगी तो वहाँ पे वो आपको रिफ्यूज़ल ही देगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस वैसा है, वहाँ पे लॉज ऐसे हैं, वहाँ पे अब जो वीज़ा ऑफिसर के पास पावर है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है। तो पहला तो रीज़न यही है। दूसरा, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो चिनूक है, यानी कि जो मेरी रिफ्यूज़ल है वो ऑटोमेटिक आई है चिनूक की सहायता से। आप इनकेस आपने GCMS नोट्स देखे होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये चिनूक की सहायता से इस फाइल को प्रोसेस किया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या जो मेरी फाइल है वो ऑटोमेटिक रिफ्यूज़ हो गई है। तो काफ़ी लोगों की ये भी क्वेश्चन होंगे जिनकी जल्दी रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो चिनूक है वो AI टूल है, और इस टूल की जो मदद है वो वीज़ा ऑफिसर लेता है आपकी प्रोफाइल को बिल्ड करने में, आपकी प्रोफाइल को डॉक्यूमेंट्स को देखने में, या आपकी प्रोफाइल के बारे में जो AI उसे ट्रिगर करता है, वहाँ पे बताता है कि कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, कोई इसकी पुरानी रिफ्यूज़ल है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस क्लाइंट को लेके वीज़ा ऑफिसर को जाननी चाहिए। AI बेसिक चिनूक जो है बेसिक वीज़ा ऑफिसर का टाइम सेव करता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चिनूक ही आपकी फाइल को रिफ्यूज़ करेगा। चिनूक जो है इंडिकेटर करता है, इंडिकेट कर सकता है वीज़ा ऑफिसर को कि इस प्रोफाइल में ये कमी है। जो फाइनल डिसीजन होता है वो वीज़ा ऑफिसर का होता है कि उसने वीज़ा अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है। तो जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमारी फाइल ऑटोमेटिक रिफ्यूज़ होती है, तो दोस्तों ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है। जो भी आपको ये कहता है कि आपकी फाइल ऑटोमेटिक रिफ्यूज़ हुई है तो वो शायद आपको गलत कह रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो भी डिसीजन होता है वो वीज़ा ऑफिसर का डिसीजन ही होता है। हाँ, वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपकी फाइल पे जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि AI ने आपकी जो फाइल है वो रिफ्यूज़ कर दी। तीसरा इसमें जो रीज़न है जो मुझे लगता है वो है इंडिया कनाडा का रिलेशन। यानी कि पहले क्या था, दोनों में काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, इंडिया में भी और कनाडा में भी, है ना, तो वहाँ पे वीज़ा भी आ रहे थे। आपने देखा कि 2024 में, 2025 में कनाडा इंडिया की काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई, काफ़ी जो डिप्लोमेट्स हैं वो यहाँ से भी गए, कनाडा से भी आए, काफ़ी दिनों तक पोर्टल भी बंद रहा ना। तो इन चीज़ों का असर भी आपके वीज़ा के अप्रूवल पे पड़ता है। और जब आप यहाँ इतना स्ट्रिक्ट आपने प्रोसेस कर दिया, इतना रूल आपने सख्त कर दिया कि हर डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई कर रहे हो, और इन केस अगर आपके कंट्री के साथ रिलेशन भी अच्छे नहीं होंगे तो वहाँ पे जो अप्रूवल रेट है वो ऑटोमेटिकली कम आ जाएगी। तो ये भी रीज़न हो सकता है रिफ्यूज़ल आने का। मेरी नज़र में एक और रीज़न है जो शायद सबसे बड़ा है, वो है फेक असाइलम का। अगर दोस्तों मैं विजिटर वीज़ा की बात करूं तो विजिटर वीज़ा सिर्फ आपको इतनी पावर देता है कि आप उस कंट्री में जाओ, वहाँ पे घूम के
टाइम से अपने वापस आ जाओ। विजिटर वीज़ा का ये मतलब नहीं होता कि आप वहाँ पे जाके असाइलम क्लेम करो, आप वहाँ पे जाके वर्क परमिट पे जाओ, आप जाके वहाँ जो है जॉब करो, है ना। तो ये बिल्कुल इलीगल तरीका है, गलत तरीका है, और इस तरह से किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में पिछले कुछ टाइम से असाइलम की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं जो पिछले उनके कई सालों का उनको जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया था। अगर इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन होंगी असाइलम की तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे भी बोझ पड़ेगा, और वहाँ पे क्वेश्चन होंगे कि आप इतनी ईजिली वीज़ा कैसे दे रहे हो कि लोग इतनी असाइलम को यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो असाइलम है वो फेक है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जी हमें हमारे देश में खतरा है, और जब उनकी वेरिफिकेशन होती है तो ऐसा कोई भी डिटेल वहाँ पे नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी जो असाइलम है वो भी कैंसिल होती है और उनका जो वीज़ा है वो भी कैंसिल होता है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, आप एक देश की छवि भी वहाँ पे ख़राब करते हो। वहाँ पे मान लीजिए कि ज़्यादातर जो असाइलम है वो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और ख़ासकर इंडिया भी उसमें शामिल है। और जब इतनी ज़्यादा असाइलम पड़ेंगी तो वो इन कंट्रियों को ज़्यादा टारगेट करेंगे, जिसकी वजह से अप्रूवल जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की। दोस्तों अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करें तो पहले अगर आप वीज़ा अप्लाई करते थे तो वीज़ा ऑफिसर बेसिक डिटेल चेक करता था, आपका वीज़ा वहाँ पे दे देता था। आज की डेट में वीज़ा ऑफिसर डायरेक्ट बैंक से भी वहाँ पे कंफर्मेशन कर लेता है कि क्या इस आदमी के पास इतने फंड अवेलेबल हैं। दूसरा, इनकेस आपकी स्टेटमेंट में कोई रीसेंट ट्रांजैक्शंस हुई जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा रीसेंट टाइम में वहाँ पे जमा करवाया है और आपने किसी भी तरह की कोई डिक्लेरेशन नहीं दी, वहाँ पे भी आपके जो वीज़ा आने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। यानी कि आज की डेट में वीज़ा ऑफिसर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको यहाँ पे वीज़ा देता है। तो बेसिकली दोस्तों ये रीज़न थे जिसकी वजह से आपकी रिफ्यूज़ल आई होगी या रिफ्यूज़ल आ सकती है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं रीज़न की वजह से आपकी रिफ्यूज़ल आई है। कई बार ऐसे रीज़न भी होते हैं जिनको समझाना या जिनके बारे में बात करना मुश्किल होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इनकेस आपकी रिफ्यूज़ल आई है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं जो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रिकंसिडरेशन का। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, आपकी वीज़ा ऑफिसर ने फाइल असेस नहीं की, अच्छी तरीके से असेस नहीं की, तब आप रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है। आपने डिटेलिंग देनी है कि क्या आपकी रिफ्यूज़ल में क्या रीज़न था, बेसिक उसे जस्टिफाई करना है और आपके पास क्या रीज़न है कि मुझे वीज़ा मिलना चाहिए, और आप इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। बाद में IRCC आपको ईमेल करके जो भी डिसीजन होगा, चाहे वो अप्रूवल है या डिसअप्रूवल है, उसके बारे में वो आपको इंटीमेट कर देगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक वकील होना चाहिए, वो वकील आपका केस करेगा और जो जज है वो आपकी एप्लीकेशन को, जो भी आपने सबमिट किया था, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, उसके बाद में जो भी डिसीजन आया था वो IRCC को भेजेगा। IRCC एक न्यू वीज़ा ऑफिसर को अपॉइंट करेगी और वहाँ पे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएगी। अगर यहाँ पे उसे लगता है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो गलत तरीके से असेस किए गए थे या जो डिसीजन था वो गलत आया था, यहाँ पे आपके वीज़ा के चांसेस हो जाते हैं। बट ये काफ़ी महंगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तीसरा दोस्तों जो प्रोसेस है वो री एप्लीकेशन का है। अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती थी, अगर आपको लगता है कि जो आपका पर्पस ऑफ विजिट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, अगर आपको लगता है कि जो मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, मेरे एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तब दोस्तों आप री अप्लाई कर सकते हो। री अप्लाई करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो फाइल है वो कंप्लीट हो, आपकी जो पुरानी रिफ्यूज़ल आई थी उसमें आपने प्रॉपर यहाँ पे जस्टिफिकेशन दी हो, आपके पास एक डिटेल्ड कवर लेटर होना चाहिए, आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट होना चाहिए। इनकेस आपके पास रीसेंट ट्रांजैक्शंस थी बैंक में तो आपके पास डिक्लेरेशन होनी चाहिए। इनकेस आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेते हो, आप दोबारा री अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप अपनी रिफ्यूज़ल के रीज़न को पता कर सकते हैं, या इनकेस आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है तो आपके पास कौन कौन से वे हैं। तीसरा, इनकेस आपकी मल्टीपल रिफ्यूज़ल है तो आपको क्या करना चाहिए। इनकेस अभी भी कोई आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इनकेस आप हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करवाना चाहते हैं, प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।